वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने गुलाम वंश के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को पढ़ा था, जिसने 1210 से 1236 ईस्वी तक क्या करा, शासन करा। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में जब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश बमियान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा होता है, तो रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ने से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। पर होता क्या है, 1236 ईस्वी में क्या करता है, ये एक शासिका नियुक्त कर देता है, जो इसकी क्या होती है, पुत्री होती है। कौन? रजिया सुल्तान। अगर इसके दो पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है। जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो होता है नसरुद्दीन महमूद। कौन होता है? नसरुद्दीन महमूद। इस नसरुद्दीन महमूद की जो मृत्यु होती है वो 1229 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात ये क्या करता है, सुल्तानगढ़ी में एक मकबरा बनाता है। किसकी याद में? नसरुद्दीन महमूद की याद में। इसके तत्पश्चात ये क्या करता है, 1236 ईस्वी में एक शासिका नियुक्त करता है, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, जो होती है एक महिला शासिका, और वो होती है रजिया सुल्तान, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान होती है। पर होता क्या है, इसका जो पुत्र होता है एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो क्या करता है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सिंहासन पर बैठता है। हालांकि जब ये दिल्ली सिंहासन पर बैठता है तो ये एक अयोग्य शासक होता है, और अयोग्य होने के कारण क्या होता है, एक विद्रोह होता है। हालांकि विद्रोह होने के जो कारण थे वो दो कारण थे। पहला था ये अयोग्य था, दूसरा क्या था, जो गद्दी मिलनी थी, जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया था सुल्तान इल्तुतमिश ने, वो किसको नियुक्त किया था? वो नियुक्त किया था रजिया सुल्तान को। किसको नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान को। पर जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है, ये 1236 में क्या करता है, गद्दी को अपना बना लेता है, और रजिया सुल्तान को हटाकर कौन बन जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बन जाता है। जिस कारण क्या होता है, जनता में क्या होता है, विद्रोह होता है। और जो रजिया सुल्तान होती है, विद्रोह होने के कारण क्या होता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो होता है गद्दी छोड़कर भाग जाता है। जब ये गद्दी छोड़कर भाग जाता है तो इसी का फायदा उठाती है कौन? रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका होती है। ये क्या होती है, इसका फायदा उठाती है, और लाल वस्त्र पहनकर क्या करती है, ये अपने आप को वास्तविक उत्तराधिकारी होने का दावा करती है, और दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान होती है। अब हम पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान ने क्या करा था कि पर्दा प्रथा, जो कि इस्लाम में प्रथा थी, पर्दा प्रथा अभी भी है जो, तो उस पर्दा प्रथा को त्याग कर क्या करा था, पुरुषों की तरह चोंगा होता है, जो वस्त्र होते हैं उसे कहते हैं चोंगा, ठीक है। पुरुषों की तरह क्या, चोंगा, जिसे काबा भी कहा जाता है। तो चोंगा वस्त्र और कुलाह क्या होता है, टोपी, जो राज सिंहासन की टोपी होती है, तो उस टोपी को, कुलाह को पहनकर क्या करती है, सिंहासन पर आती है। अब इसमें एक मलिक जयाउद्दीन होता है, जो कि क्या होता है, रजिया सुल्तान का खास होता है, और उसे ये क्या नियुक्त करती है, उसे ये नियुक्त करती है आमीर ए आखूर, ठीक है। जो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मिली थी, वही उपाधि क्या है, इसको नियुक्त करती है जलालुद्दीन को। आमीर ए आखूर होता है अस्तबल का प्रधान। जो अस्तबल विभाग था उसका प्रधान को क्या कहा, आमीर ए आखूर कहा गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब ये रजिया सुल्तान सारी पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करके जब ये शासन पर आती है, तो ये क्या होता है, विभिन्न सूबेदारों को, जो भारत में विभिन्न क्षेत्र में राज कर रहे होते हैं सूबेदार, तो उनको क्या होता है, नागवार होता है, ठीक है। अब जिसमें क्या होता है, इल्तुतमिश के भी बहुत से होते हैं, और तुर्क इस चीज का क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। इल्तुतमिश का एक वजीर होता है निजामुद्दीन जुनैदी, जो इसका विरोध करता है, जो क्या होता है, रजिया के ही शासन में होता है, और निजामुद्दीन जुनैदी जो होता है वो विरोध करता है किस चीज का, जो रजिया सुल्तान शासन बनी उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं।
अब अगर व्यक्तिगत दृष्टि से क्या होता है कि जो रजिया सुल्तान होती है वो इस्लाम धर्म का क्या करती है, स्त्री के संबंध में रजिया सुल्तान जो होती है वो इस्लाम का क्या करती है, उल्लंघन करती है, इस्लाम धर्म की परंपराओं का क्या करती है, उल्लंघन करती है। तो होता क्या है, इसलिए क्या होता है कि विद्रोह होता है, जो तुर्क नेता होते हैं और जो शासक होते हैं, सूबेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस चीज का विद्रोह करते हैं। जब ये विद्रोह करते हैं तो भटिंडा में एक शासक होते हैं, कौन, अल्तूनिया। कौन शासक होते हैं, अल्तूनिया। एक भटिंडा के शासक होते हैं अल्तूनिया। वो क्या करते हैं, वो इस चीज का विरोध नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जो रूपनुद्दीन फिरोज शाह होता है वो तो क्या होता है, एक अयोग्य शासक होता है, पर रजिया सुल्तान जो होती है एक महिला और शक्तिशाली शासक होती है। इसलिए जो अल्तूनिया होते हैं, अल्तूनिया जो होते हैं, भटिंडा के शासक जो होते हैं, वो भी एक शक्तिशाली शासक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, रजिया सुल्तान के जो पर्दा प्रथा त्याग कर शासन में बैठने की शासन में बैठने की क्या करते हैं, उनकी तरफ होते हैं, मतलब विरोध नहीं करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, अब रजिया सुल्तान चाहती है कि जो मेरा शासन रहे वो शक्तिशाली रहे, तो उसके लिए वो क्या करती है, अल्तूनिया को अपने पक्ष में शामिल करना चाहती है। और क्या चाहती है कि मैं क्या करूं, अल्तूनिया के साथ हो जाऊं, अल्तूनिया से विवाह कर लूं, जिससे क्या हो, उसके साम्राज्य की क्या हो, साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य में बदल जाए। जब ये अल्तूनिया से विवाह का प्रस्ताव करती है तो अल्तूनिया क्या करते हैं, पहले तो इनसे मना कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। जिसके पश्चात क्या होता है, अब वहीं क्या होता है, एक तुर्क नेता होता है जिसने विरोध को बहुत बढ़ाया होता है, मतलब विद्रोह को इतना बढ़ाया होता है। तो वो होता है कौन, बहराम शाह। कौन होता है, बहराम शाह, जो क्या होता है, एक तुर्क नेता होता है। अब दोनों रजिया सुल्तान और अल्तूनिया जब विवाह कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, दोनों अपनी सेनाएं लेकर क्या करते हैं, बहराम शाह पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन जब ये आक्रमण करते हैं बहराम शाह पर, कब, जब ये आक्रमण करते हैं बहराम शाह पर 1240 ईस्वी में, तो 1240 ईस्वी में क्या करते हैं, सभी तुर्क नेता एक हो जाते हैं। हमने देखा कि तुर्क जो थे वो क्या थे, विद्रोह में शामिल थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला क्या करे, शासन करे, पुरुषों की तरह चोंगा काबा पहने या फिर टोपी पहने और शासन करे। इसी का विद्रोह के कारण क्या होते हैं, सभी तुर्क क्या होते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। किनके, अल्तूनिया और रजिया सुल्तान के। जब अल्तूनिया और रजिया सुल्तान के खिलाफ हो जाते हैं सारे तुर्क नेता, और जब बहराम शाह के साथ युद्ध चल रहा होता है, तो कैथल नामक स्थान पर क्या होता है, कैथल नामक स्थान पर अल्तूनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है 1240 ईस्वी में। अब जब इनकी हत्या हो जाती है तो एक नया शासक दिल्ली सल्तनत पर बैठता है। कौन बैठता है, एक नया शासक दिल्ली सल्तनत पर बैठता है, जो होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। कौन होता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद क्या करता है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है। अब बात करते हैं ये मुइजुद्दीन बहराम शाह की। ये वही बहराम शाह होता है जो कौन होता है, एक तुर्क नेता होता है। ठीक है, कौन होता है, जो एक तुर्क नेता होता है। ये क्या होता है, एक तुर्क नेता होता है और 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, अब सुल्तान की पद चुना गया, मतलब इसको सुल्तान का पद क्यों दिया गया, इस पे बात करते हैं। ठीक है, इसी को क्यों युद्ध कराया गया इसके साथ, रजिया सुल्तान के पास साथ क्यों युद्ध करने को भेजा गया, तो इसके पीछे कारण क्या था और क्यों इसे दिल्ली सल्तनत का शासन बनाया गया। इसके पीछे एक कारण था, वो कारण था एतगीन। कौन था, वो कारण था एतगीन। एतगीन क्या होता है, वो भी एक तुर्क नेता होता है। ठीक है, तो उसको तुर्क क्या करते हैं, तुर्क एक संधि करते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं, किसके सामने, बहराम शाह के सामने। ठीक है, बहराम शाह के सामने क्या करते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं कि एतगीन जो क्या है, तुर्क नेता है, उसको क्या बनाया जाए, नायाब ए मामलिकात। मतलब नायाब ए मामलिकात का पद किसे दिया जाए, एतगीन को दिया जाए। अब नायाब ए मामलिकात क्या होता है, नायाब ए मामलिकात एक ऐसा पद था जो सारी व्यवस्था को क्या करता था, देखता था, सारे कानून, सारी व्यवस्था को क्या करता था, देखता था।
अब एतगीन क्या करता है, जब सारी व्यवस्था स्वयं देख रहा है तो वो क्या करता है, अनौपचारिक रूप से, ठीक है, गद्दी पर कौन विराजमान है, गद्दी पर जो विराजमान है वो है बहराम शाह, ठीक है। अब बहराम शाह जब विराजमान है तो जो एतगीन होता है वो क्या करता है, एक पद मिला है इसे नायाब मामलिकात का, तो ये क्या करता है, अनौपचारिक रूप से क्या करता है, सारी सत्ता को, सारे साम्राज्य को क्या करता है, अपने हाथों में ले लेता है। जब ये सारी सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है तो होता क्या है, इससे क्या होता है, जो बहराम शाह होता है वो क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है, किसकी, एतगीन की। और एतगीन क्या होता है, एतगीन जो होता है वो एक तुर्क नेता होता है, जिससे क्या होता है, सभी तुर्क मिलके एक विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सभी तुर्क मिलके एक विद्रोह कर देते हैं। और इसी विद्रोह के कारण क्या होता है, विद्रोह के चलते क्या होता है, 1242 में 1242 में क्या होता है, 1242 में क्या होता है, इस बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, 1242 में इसकी हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद एक नया शासक दिल्ली सल्तनत पर बैठता है। चलिए उसी शासक की बात करते हैं। 1242 में जब दिल्ली में विद्रोह के कारण बहराम शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है वो होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन होता है, अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 तक क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है। अब हमने देखा था कि अभी अभी तुर्क जो नेता थे उन्होंने एक अपना शासक बैठा दिया था। इसी प्रकार जो तुर्क थे उन्होंने अनेकों तुर्कों को क्या करा था, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अलग अलग पद पर विराजमान कर दिया था। और उन्हीं में से एक था कौन, बलबन। अब ये तुर्कों ने ऐसा करा क्यों, तुर्क नहीं चाहते थे कि जो दिल्ली सल्तनत है वो क्या हो, तुर्कों से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, मतलब कोई और शासक जो है वहाँ विराजमान हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने तुर्क के क्या थे, तुर्क के शासक थे, उन्हें क्या करा, अलग अलग पद दे दिया, जिसमें बलबन भी था। अब बलबन को क्या था, अलाउद्दीन मसूद शाह के ही काल में क्या हुआ था, एक पद मिला था। वो पद क्या था, आसिर ए हाजिब। क्या पद था, आसिर ए हाजिब। अब इस आसिर ए हाजिब का अर्थ क्या होता है देखेंगे तो आसिर ए हाजिब जो होता है वो दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख होता है। ठीक है, वो क्या होता है, दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख होता है। अब होता क्या है, जब इसे दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख बन जाता है, आसिर ए हाजिब बन जाता है, तो होता क्या है, ये ना धीरे धीरे क्या करता है, सारे जो सभी अधिकार होते हैं, जो सारे अधिकार होते हैं वो क्या करता है, अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, जब ये अपने हाथों में ले लेता है तो बहराम शाह की तरह क्या होता है, अलाउद्दीन मसूद शाह क्या करता है, एक विद्रोह कर देता है कि सारे अधिकार बलबन के हाथ में है तो मैं शासन क्यों कर रहा हूं। तो जिस प्रकार बहराम शाह का क्या होता है, पतन होता है, उसी प्रकार अलाउद्दीन मसूद शाह का क्या होता है, पतन हो जाता है 1242 से 1246 तक का राज करने के पश्चात। ठीक है, जब 1246 में इसकी हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन मसूद शाह की, तो एक नया शासक उभर कर आता है और वो होता है कौन, नसरुद्दीन महमूद। कौन होता है, नसरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1265 तक क्या करता है, शासन करता है। 1246 से 1265 तक क्या करता है, शासन करता है। अब इसमें होता क्या है, हमने देखा था कि अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में क्या हुआ था, बलबन ने सारे अधिकार ले लिए थे। उसी तरह क्या था, यहाँ नसरुद्दीन महमूद के काल में भी सारे अधिकार किसके पास थे, बलबन के पास थे। और ये बलबन क्या करता है, पूरी सत्ता को क्या करता है, अपने हाथों में ले लेता है। क्या करता है, पूरी सत्ता को क्या करता है, अपने हाथों में ले लेता है। अब यहाँ जब मसूद शाह के साथ विद्रोह हुआ था, विद्रोह का कारण कौन था, मेन वो बलबन ही था। जिस प्रकार यहाँ भी नसरुद्दीन महमूद के साथ भी क्या होता है, एक बलबन जो होता है वो सत्ता पर अपने सारे अधिकार क्या करता है, हाथों में ले लेता है। अब जब नसरुद्दीन महमूद को शासक बनता है तो वो क्या करता है कि एक तुर्कों के साथ समझौता करता है। ठीक है, तुर्कों के साथ क्या करता है, समझौता करता है और क्या करता है, समर्पण कर देता है। जब ये समर्पण कर देता है तो इसी कारण क्या होता है, ये 20 साल तक क्या करता है, सत्ता में बने रहता है।
कितने साल तक, 20 साल तक सत्ता में बने रहता है। हालांकि जो सारे अधिकार थे वो किसके पास थे, वो बलबन के पास थे, लेकिन सत्ता में सिर्फ क्या था, ये बैठा था, सिर्फ आदेश भी इसका नहीं होता था, आदेश भी बलबन का होता था, ये सिर्फ शासन पर बैठने के लिए था। क्यों? क्योंकि तुर्कों के साथ समझौते और समर्पण के कारण क्या था, इसको सिर्फ गद्दी मिली थी। अब बलबन क्या करता है, अपनी पुत्री का क्या कर देता है, विवाह कर देता है। किससे? नसरुद्दीन महमूद से। क्या करता है? नसरुद्दीन महमूद से क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। और जब ये विवाह कर देता है अपनी पुत्री का, तो इसके बाद इसको एक उपाधि मिल जाती है। किसको? बलबन को एक उपाधि मिल जाती है, वो होती है कौन? उलुग खां। कौन सी उपाधि मिलती है? उलुग खां। और 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद, कब? 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ये क्या करता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कौन? बलबन जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तो बलबन भी क्या होता है, एक गुलाम होता है। ठीक है, एक गुलाम होता है जो क्या करता है, दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य का विस्तार करता है और आगे चलकर क्या करता है, एक महान शासक के रूप में उभरता है। अब इस बलबन को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको हमारे आज की वीडियो के PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।